नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब उसका उद्देश्य शासन करना नहीं था। वो तो केवल एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो भारत के मसाले, कपड़े, नीला, इंडिगो, रेशम जैसे कीमती सामान खरीदकर इंग्लैंड ले जाना चाहती थी। लेकिन समय के साथ व्यापार का ये रास्ता धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल में बदल गया। 1765 में जब कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार मिला, उसी क्षण से वह सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वह भारत के विशाल कृषि तंत्र, गांवों की आर्थिक व्यवस्था, किसानों की जिंदगी और भूमि राजस्व प्रणाली की मालिक बन बैठी। इसने कंपनी को ये शक्ति दी कि वह किसानों से टैक्स वसूल करे, ये तय करे कि कौन सी फसल उगाई जाए और गांव का आर्थिक ढांचा कैसे चलेगा। ब्रिटिशों का उद्देश्य किसी भी रूप में किसानों का भला करना नहीं था, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना था। चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन के जरिए हो या किसानों को जबरदस्ती ऐसी फसलें उगवाने के जरिए जिनकी मांग यूरोप में बहुत अधिक थी, जैसे इंडिगो, जिसका इस्तेमाल यूरोप में कपड़ा रंगने के लिए किया जाता था। भारत के किसान इन नीतियों से घिरते चले गए, उनकी स्वतंत्रता घटती गई और गांव की अर्थव्यवस्था टूटने लगी। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि अंग्रेजों ने किस तरह राजस्व प्रणाली को बदला, कैसे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी और रायतवारी जैसी प्रणालियां लागू की, कैसे किसानों को कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया और क्यों इंडिगो रिवोल्ट भारत के इतिहास की सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली किसान विद्रोहों में से एक बन गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि उस दर्द की कहानी है जो एक पूरी पीढ़ी ने ब्रिटिश शासन के दौरान झेला। अगस्त 1765 का समय भारतीय इतिहास में एक गहरा मोड़ लेकर आया, जब मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार सौंप दिया। इसका अर्थ ये था कि अब कंपनी को इन 3 बड़े प्रांतों से राजस्व संग्रह करने का कानूनी अधिकार मिल गया। यह अधिकार कंपनी के लिए एक व्यापारिक अवसर से कहीं अधिक था। यह एक ऐसी चाबी थी जिसने उसके हाथों में भारत के आर्थिक ढांचे को नियंत्रित करने की ताकत दे दी। दीवान बनने का मतलब था कि अब कंपनी सिर्फ व्यापार करने वाली संस्था नहीं रही, वो बंगाल की पूरी आर्थिक और कृषि प्रणाली की चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी थी। उसे ये तय करना था कि किसानों से टैक्स कैसे वसूला जाएगा, जमीन का प्रबंधन कैसे होगा और कृषि उत्पादन को किस तरह कंपनी के हितों के अनुसार ढाला जाएगा। इस अधिकार का सबसे बड़ा फायदा कंपनी को यह मिला कि अब वह भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाने के बजाय भारतीय किसानों से वसूले गए राजस्व का ही इस्तेमाल कर सकती थी। यही वो मोड़ था जब एक व्यापारी कंपनी धीरे धीरे एक शोषक शासक बन गई। पर इसके परिणाम विनाशकारी निकले। सिर्फ 5 वर्षों के भीतर कंपनी द्वारा बंगाल से खरीदे जाने वाले सामानों का मूल्य 2 गुना हो गया। लेकिन यह वृद्धि भारतीय कारीगरों और किसानों की समृद्धि से नहीं, बल्कि उनके शोषण से आई। कारीगरों को जबरदस्ती कम दामों पर सामान बेचने पर मजबूर किया गया। किसानों पर उच्च कर लगाए गए, जिन्हें चुकाना लगभग असंभव था। करों के दबाव, कंपनी की कठोर नीतियों और लगातार बढ़ते आर्थिक बोझ ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को दहा दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि 1770 में भीषण अकाल पड़ा, जिसे इतिहास में ग्रेट बंगाल फैमन के नाम से जाना जाता है। इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। यह उस समय की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा था। यह मौतें किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी की लोभी और कुप्रबंधित नीतियों के कारण हुई। इस तरह दीवानी अधिकार कंपनी के लिए लाभ का साधन बन गया, लेकिन भारतीय समाज के लिए दुख, गरीबी, भूख और विनाश का कारण। यही वो शुरुआत थी जिसने आगे चलकर भारतीय कृषि व्यवस्था को पूरी तरह ब्रिटिश हितों का दास बना दिया। जब बंगाल की अर्थव्यवस्था लगातार गिरने लगी और लाखों लोग अकाल में मर गए, तब कंपनी के अंदर पहली बार चिंता की आवाजें उठने लगी। कंपनी के अधिकारियों को ये भय सताने लगा कि यदि कृषि उत्पादन इस तरह कमजोर होता रहा तो राजस्व यानी रेवेन्यू भी लगातार कम होता जाएगा। और यदि राजस्व घटता है तो कंपनी की पूरी आमदनी, उसका व्यापार और भारत पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। अंग्रेज अधिकारी समझ चुके थे कि सिर्फ टैक्स बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें कृषि व्यवस्था को पुनर्गठित करना होगा। उन्हें किसानों को स्थिर और नियंत्रित तरीके से उत्पादन करने पर मजबूर करना था, ताकि राजस्व तय और स्थायी रूप से मिलता रहे। यही सोच आगे चलकर भारत में 3 प्रमुख राजस्व प्रणालियों, परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी सिस्टम और रायतवारी सिस्टम के निर्माण का आधार बनी। इन प्रणालियों का उद्देश्य कंपनी की आय बढ़ाना था,
लेकिन इनका प्रभाव भारतीय किसान पर विनाशकारी हुआ। कंपनी के अधिकारियों ने बहस शुरू की कि भूमि कर कैसे तय किया जाए, किसानों से फसल का कितना हिस्सा लिया जाए और कृषि को किस प्रकार कंपनी के हितों के अनुसार ढाला जाए। उनकी सोच का केंद्र किसान का भला नहीं था। सब चर्चा एक ही बात पर केंद्रित थी, कंपनी की आय स्थिर रहनी चाहिए। इस प्रकार कृषि सुधारों की आवश्यकता किसान की उन्नति के लिए नहीं, बल्कि कंपनी के लाभ और नियंत्रण को कायम रखने के लिए महसूस की गई। यही वो विचारधारा थी जिसने आगे चलकर भारतीय ग्रामीण जीवन को बदलकर रख दिया और किसानों को ऐसी प्रणालियों में बांध दिया जहां मेहनत उनकी थी और फायदा कंपनी का। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसने भारत की भूमि, किसानों और गांवों की सामाजिक संरचना को गहराई से बदल दिया। इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। कंपनी लंबे समय से यह चाहती थी कि उसे एक स्थिर और निश्चित आय मिले, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा डर राजस्व की अनिश्चितता थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि जमीन का कर हमेशा के लिए तय कर दिया जाए और उसे कभी न बढ़ाया जाए, तो कंपनी को नियमित और सुरक्षित आमदनी मिलती रहेगी। इस सेटलमेंट का मूल विचार ये था कि राजस और तालुकदार को जमींदार बना दिया जाए और वे किसान से रेंट वसूली करके कंपनी को हर साल तय मात्रा में रेवेन्यू दें। इस तरह कंपनी का काम सिर्फ पैसे लेने तक सीमित हो जाता और बाकी जिम्मेदारियां जमींदार संभालते। कंपनी को उम्मीद थी कि जब जमीन का रेवेन्यू स्थिर और स्थायी होगा, तो जमींदार खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश करेंगे, जैसे सिंचाई व्यवस्था सुधारना, नई जमीनें खुलवाना, खेती के साधन उपलब्ध कराना आदि, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन से होने वाला प्रॉफिट उन्हीं का होता। लेकिन यह उम्मीद केवल एक कल्पना साबित हुई। परमानेंट सेटलमेंट लागू होते ही समस्याओं की बाढ़ आ गई। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कंपनी ने रेवेन्यू इतना अधिक तय कर दिया कि कई जमींदार इसे चुकाने में असमर्थ हो गए। अगर वे एक बार भी तय की गई राशि न दे पाते, तो उनकी पूरी जायदाद नीलाम कर दी जाती। नतीजतन कई परंपरागत जमींदार अपनी जमीन खो बैठे और नई जमीनें अमीर व्यापारियों, महाजनों और कंपनी से जुड़े लोगों के हाथों चली गईं। दूसरी ओर नए जमींदार ने जमीन में कोई निवेश नहीं किया। उन्हें सिर्फ आय चाहिए थी, जिम्मेदारी नहीं। उनका उद्देश्य किसानों से अधिक लगान वसूलकर बिना किसी जोखिम के अपनी आमदनी बढ़ाना था। खेती सुधरे या न सुधरे, जमीन उपजाऊ हो या ना हो, उनकी रुचि केवल आय में थी। किसान सबसे अधिक पीड़ित हुए। उनसे अत्यधिक रेंट वसूला जाता था और यदि वे समय पर भुगतान न कर पाते तो उनसे जमीन छीन ली जाती। किसान कर्ज पर कर्ज लेने लगे और डेथ साइकिल में फंस गए, जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव था। महाजनों की शक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गई और गांवों की परंपरागत संरचनाएं कमजोर होती चली गईं। परमानेंट सेटलमेंट से ना कंपनी को मनचाहा राजस्व मिला, ना जमींदारों ने निवेश किया और ना किसानों की हालत सुधरी। 19वीं सदी की शुरुआत आते आते ये स्पष्ट हो चुका था कि यह व्यवस्था असफल है, क्योंकि जहां एक ओर कीमतें बढ़ रही थीं और खेती का क्षेत्र फैल रहा था, वहीं दूसरी ओर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा था। इस प्रकार यह सेटलमेंट कंपनी, जमींदार और किसान तीनों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, ब्रिटिश अधिकारियों को साफ दिखने लगा कि परमानेंट सेटलमेंट एक टिकाऊ समाधान नहीं है। कंपनी को उम्मीद थी कि स्थिर रेवेन्यू उन्हें आर्थिक सुरक्षा देगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत निकली। खेती बढ़ रही थी, जमीनें फैल रही थीं और बाजार में अनाज की कीमतें लगातार ऊपर जा रही थीं, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू स्थायी होने के कारण बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। इसका मतलब था कि किसान मेहनत करे या न करे, उत्पादन बढ़े या घटे, कंपनी को अपनी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं मिल रही थी। अंग्रेज अधिकारियों को यह भी महसूस हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट ने किसानों को अत्यधिक दबाव में डाल दिया है। जमींदारों की कठोरता, ऊंचे रेंट, जमीन छिन जाने का डर, इन सब ने ग्रामीण समाज को कमजोर कर दिया। ये स्थिति कंपनी के लिए भी खतरनाक थी, क्योंकि अस्थिर गांवों से स्थिर रेवेन्यू नहीं मिल सकता। इसीलिए ब्रिटिश प्रशासन के अंदर नई बहस शुरू हुई कि ऐसी कौन सी रेवेन्यू प्रणाली हो सकती है जिसमें कंपनी की आय खेती के बढ़ते स्तर के साथ बढ़ सके और जहां कंट्रोल भी कंपनी के हाथ में रहे। अधिकारी यह समझ चुके थे कि नई प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो गांव की परंपराओं को भी समझे, स्थानीय परिस्थितियों अनुसार रेवेन्यू तय करे और जमींदारों पर निर्भरता कम करे। यही सोच आगे चलकर दो नई प्रणालियों, महालवारी सिस्टम और रॉयतवारी सिस्टम के निर्माण का कारण बनी। परमानेंट सेटलमेंट की असफलता ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि वे नए समाधान खोजें और भारतीय कृषि पर नियंत्रण को और अधिक संगठित व लाभकारी बनाएं। परमानेंट सेटलमेंट की असफलता के बाद
ब्रिटिश अधिकारियों ने उत्तर भारत की परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया। इसी अध्ययन का नेतृत्व होल्ट मैकेंजी ने किया, जिसने 1822 में एक नई प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इसे महालवारी सिस्टम कहा गया। ये प्रणाली मुख्यतः नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, आज का उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब क्षेत्र में लागू की गई। महालवारी का अर्थ था कि पूरे गांव को एक संयुक्त रेवेन्यू यूनिट माना जाएगा। इसका उद्देश्य गांव की परंपरागत संयुक्त जिम्मेदारी को समझते हुए टैक्स व्यवस्था तैयार करना था। इस प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कदम था जमीन का विस्तृत लैंड सर्वे, जिसमें हर खेत का मापन किया जाता, मिट्टी की गुणवत्ता जांची जाती, फसलें दर्ज की जाती और गांव की परंपराओं व कस्टमरी प्रैक्टिसेस को भी महत्व दिया जाता। इन सब की गणना के बाद ये तय किया जाता कि पूरा गांव कुल मिलाकर कितना रेवेन्यू देगा। इसका मतलब था कि टैक्स जमींदार नहीं बल्कि गांव के मुखिया के माध्यम से वसूला जाएगा, जो लोकल परिस्थितियों को बेहतर समझता था। महालवारी प्रणाली की एक बड़ी विशेषता ये थी कि इसका रेवेन्यू परमानेंट नहीं था, इसे समय समय पर रिवाइज किया जा सकता था। इससे कंपनी को ये सुविधा मिली कि यदि कृषि उत्पादन बढ़े या बाजार मूल्य बढ़े तो रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सके। इस तरह कंपनी एक फ्लेक्सिबल और प्रॉफिट ओरिएंटेड रेवेन्यू सिस्टम चाहती थी, जो उसके आर्थिक हितों के साथ चल सके। इस प्रणाली का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं था, बल्कि गांव की पारंपरिक संरचना को भी बचाए रखना था। अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि वे स्थानीय परंपराओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि महालवारी सिस्टम भी किसानों पर भारी बोझ बन गया। हेडमैन पर रेवेन्यू भरने का दबाव होता और वो ये दबाव किसानों पर डालता। खेतों का मापन और लगातार रेवेन्यू संशोधन किसानों के लिए चिंता और अस्थिरता का कारण बन गया। इस प्रकार महालवारी सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसने गांव के ढांचे को बचाए रखने का दावा तो किया, लेकिन कंपनी के हितों को केंद्र में रखकर ही तैयार किया गया। ये परमानेंट सेटलमेंट का सुधारित रूप तो था, परंतु किसानों की पीड़ा इसमें भी कम नहीं हुई। परमानेंट सेटलमेंट और महालवारी सिस्टम की सीमाओं को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने दक्षिण भारत की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की, जहां जमींदारी की परंपरा उतनी मजबूत नहीं थी। इसी अध्ययन के आधार पर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले एक नई व्यवस्था लागू की, जिसे आगे चलकर थॉमस मनरो ने विकसित किया और ये रायतवारी सिस्टम कहलाए। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सेटलमेंट सीधे किसान अर्थात रायट के साथ किया जाता था। इसका मतलब ये था कि अब कोई जमींदार या मिडिलमैन किसान और सरकार के बीच नहीं होगा, किसान सीधा सरकार को रेवेन्यू देगा। ब्रिटिश सरकार का दावा था कि यह व्यवस्था किसान को अधिक स्वतंत्रता देगी, क्योंकि वह अपने खेत का मालिक माना जाएगा और राजस्व का भुगतान स्वयं करेगा। इस सिस्टम में हर खेत का सेपरेट सर्वे किया जाता था, उसकी माप, मिट्टी की गुणवत्ता और संभावित उपज का आकलन किया जाता था। इसके आधार पर तय किया जाता था कि किसान कितना रेवेन्यू देगा। ब्रिटिश अधिकारी खुद को किसानों के पैटर्नल फादर्स अर्थात पिता समान मार्गदर्शक बताते थे, जो किसानों को मेहनती, समझदार और एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बनाने में मदद करेंगे। उनका दावा था कि जब किसान सीधा सरकार से जुड़ा होगा तो वह जमीन में सुधार करेगा और उत्पादन बढ़ाएगा, क्योंकि वो अपने खेत का वास्तविक स्वामी है। लेकिन ये दावा भी केवल सिद्धांतों तक सीमित रहा। व्यवहार में ये प्रणाली किसानों के लिए बहुत भारी साबित हुई। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रेवेन्यू अत्यधिक ऊंचा तय किया गया। कई क्षेत्रों में ये किसान की कुल आय का आधे से ज्यादा हिस्सा था। सूखा, बाढ़ या फसल खराब होने पर भी रेवेन्यू कम नहीं किया जाता था। परिणामस्वरूप दक्षिण भारत के कई किसान भारी दबाव में आ गए। जो किसान भुगतान नहीं कर पाते, वे अपने खेत छोड़कर भाग जाते और गांव धीरे धीरे उजड़ने लगते। ब्रिटिशों का सपना था कि इस व्यवस्था से किसान उद्यमी और स्वावलंबी बनेंगे, लेकिन वास्तविकता में वे कर्ज में डूबे, असुरक्षित और लगातार भागते हुए नजर आए। रायतवारी सिस्टम भी किसानों को राहत नहीं दे सकी, उल्टा उनके जीवन में अस्थिरता बढ़ाती चली गई। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश अधिकारियों ने एक नया विचार विकसित किया। भारत केवल कृषि उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए भी आदर्श भूमि हो सकता है, जिसकी मांग यूरोप में तेजी से बढ़ रही थी। यूरोप की औद्योगिक क्रांति के चलते वहां नए नए कारखाने बन रहे थे, जिनके लिए विशेष फसलों की लगातार आवश्यकता थी। भारत का मौसम, मिट्टी और विशाल भूमि इन फसलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे भारतीय किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया, या यूं कहें कि मजबूर किया, जिनका सीधा लाभ यूरोप को हो। इन फसलों में शामिल थी इंडिगो, ओपियम, जूट, टी, कॉटन, व्हीट, शुगरकेन और राइस। इनमें से कई फसलें ब्रिटिश व्यापार के लिए बेहद कीमती थीं।
उदाहरण के लिए ओपियम को चीन में बेचकर ब्रिटेन ने अपार लाभ कमाया। जूट से ब्रिटिश उद्योगों को सस्ता रस्सी और बोरी का सामान मिलता था। कॉटन और टी तो ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यापार की रीढ़ बन गए। लेकिन इन सभी फसलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इंडिगो का था। यूरोप के वस्त्र उद्योग को ब्लू डाई की भारी आवश्यकता थी और भारत दुनिया के सबसे बड़े इंडिगो उत्पादकों में से एक बन सकता था। ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज को इंडिगो की इतनी अधिक जरूरत थी कि वे भारत में इसकी खेती को तेजी से फैलाना चाहते थे। इस प्रकार कमर्शियल क्रॉप्स का विचार केवल व्यापार नहीं था, ये यूरोप की औद्योगिक शक्ति को बढ़ाने का साधन था, जिसके लिए भारत की भूमि और किसान दोनों का उपयोग किया गया। इंडिगो एक विशेष प्रकार के ट्रॉपिकल पौधे से प्राप्त होने वाला नीला रंग था, जिसकी दुनिया भर में भारी मांग थी। भारत सदियों से इंडिगो का प्रमुख उत्पादक था, लेकिन 18वीं सदी के अंत तक इसकी मांग में जबरदस्त उछाल आया, क्योंकि यूरोप की कपड़ा बनाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एक गहरे, चमकीले और टिकाऊ ब्लू डाई की सख्त आवश्यकता थी। पहले यूरोप में वोड नाम की एक फसल से नीला रंग बनता था, लेकिन उसका रंग फीका पड़ जाता था और गुणवत्ता भी इन्फीरियर होती थी। यूरोपियन क्लॉथ मेकर्स जल्दी ही समझ गए कि भारतीय इंडिगो की कलर रिचनेस, उसकी चमक और उसकी टिकाऊ गुणवत्ता किसी भी अन्य डाई से कहीं श्रेष्ठ है। जब ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री फैलने लगी और मशीनों से कपड़े बनने लगे, तो इंडिगो की मांग तेजी से बढ़ती गई। उसी समय कैरेबियन और अमेरिकन इंडिगो प्लांटेशंस गुलाम विद्रोहों के कारण नष्ट हो गए, जिससे ब्रिटेन को इंडिगो की आपूर्ति लगभग बंद हो गई। ऐसे समय में ब्रिटेन की पूरी नजर भारत पर टिक गई, एक विशाल उपजाऊ भूमि, सस्ता श्रम और कृषि की परंपरा रखने वाला देश। परिणामस्वरूप भारत वैश्विक इंडिगो व्यापार का केंद्र बन गया। ब्रिटिश व्यापारियों और कंपनी अधिकारियों ने जल्दी समझ लिया कि भारत में इंडिगो की खेती करवाना अत्यंत लाभकारी है। वे न केवल भारतीय किसानों से कम कीमत पर इंडिगो मंगवा सकते थे, बल्कि इसे यूरोप में ऊंचे दाम पर बेचकर अत्यधिक मुनाफा भी कमा सकते थे। इस व्यापार ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचाया। यही कारण था कि इंडिगो की खेती को फैलाने के लिए ब्रिटिश प्लांटर किसानों पर लगातार दबाव डालते रहे, चाहे किसानों की सहमति हो या न हो। 1800 से 1810 के बीच इंडिगो की मांग इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश बाजार में बिकने वाले कुल इंडिगो का लगभग 95% भारत से आता था। यह आंकड़ा ही यह साबित करता है कि ग्लोबल स्तर पर भारत इंडिगो उत्पादन का सिरमौर बन गया था। लेकिन इस चमकदार नीले रंग के पीछे एक गहरी त्रासदी छिपी थी। भारतीय किसान शोषण, कर्ज और अत्यधिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, जिसका परिणाम आगे चलकर 1859 से 60 के विशाल इंडिगो रिवोल्ट के रूप में सामने आया। इंडिगो ब्रिटिश व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, इसलिए इसकी खेती को व्यापक रूप से फैलाने के लिए अंग्रेजों ने दो प्रमुख प्रणालियां विकसित की, निच सिस्टम और रायोथी सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं निच कल्टीवेशन की, जिसमें प्लांटर अपनी खुद की जमीन पर इंडिगो की खेती करता था। सिद्धांत रूप से यह बहुत सरल लगता था, लेकिन व्यवहार में ये लगभग असंभव हो गया। इसका कारण था कि बंगाल की अधिकांश उपजाऊ जमीन पहले से ही किसानों के कब्जे में थी और प्लांटर को ऐसी जमीन नहीं मिल पाती जहां वो इंडिगो की खेती के लिए बड़े बड़े कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स बना सके। दूसरी समस्या ये थी कि निज खेती के लिए अत्यधिक लेबर और संसाधन चाहिए थे, हजारों हल, सैकड़ों बैल और मजदूरों की बड़ी संख्या। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर मिलना बहुत कठिन था, क्योंकि इंडिगो की खेती का समय राइस सीजन से टकराता था और किसान अपने धान की उपज को प्राथमिकता देते थे। इन सभी कारणों से निच सिस्टम विफल होने लगा और अंततः मात्र 25% इंडिगो कल्टीवेशन ही निच के अंतर्गत हो पाया। इसीलिए प्लांटर ने दूसरा तरीका अपनाया, रायोथी सिस्टम, जो सबसे व्यापक और सबसे दमनकारी प्रणाली साबित हुई। इस प्रणाली में किसान या रायत को एक सट्टा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके अनुसार किसान को अपने खेत के लगभग 25% हिस्से में इंडिगो ही उगाना पड़ता था। यह मजबूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, क्योंकि किसानों को बैंक जैसी कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्हें प्लांटर द्वारा दिए गए एडवांसेस या लोन्स लेने ही पड़ते थे। ये लोन्स किसानों को उभारने के लिए नहीं बल्कि कर्ज के जाल में फंसाने के लिए दिए जाते थे। प्लांटर बीज और खेती करने की मशीनें देता था, लेकिन सारा कठिन परिश्रम किसान को ही करना पड़ता था। रायोथी सिस्टम में किसानों की दुर्दशा और बढ़ जाती थी, क्योंकि उन्हें इंडिगो के लिए बहुत ही कम कीमत मिलती थी। कीमत इतनी कम थी कि कई बार किसानों को उत्पादन का खर्च भी वापस नहीं मिलता था। उधर लोन्स बढ़ते जाते थे और किसान कभी मुक्त नहीं हो पाते थे। दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि इंडिगो सॉइल फर्टिलिटी को नष्ट कर देता था, जिससे जमीन कमजोर पड़ती और अगले वर्षों में अनाज की खेती प्रभावित होती।
इस तरह किसान के भोजन, आय और भविष्य तीनों को खतरा हो जाता था। सबसे अच्छी जमीनें फूड क्रॉप्स जैसे राइस से हटाकर इंडिगो के लिए ली जाती थी, जिससे परिवारों में भूख और आर्थिक संकट पैदा होने लगा। इंडिगो की खेती किसानों के लिए इतनी तकलीफदेह थी कि वे इसे द ब्लूएस्ट पॉइजन यानी सबसे जहरीला नीला जहर कहते थे। ये केवल एक रंग नहीं था, बल्कि किसानों के खून, मेहनत और पीड़ा का प्रतीक बन चुका था। किसानों पर अत्याचार की सारी सीमाएं टूट चुकी थी और अंततः 1859 में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब बंगाल के हजारों रायट्स ने एक साथ निर्णय लिया कि वे अब इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। यह विद्रोह केवल एक कृषि आंदोलन नहीं था, यह एक संगठित जन प्रतिरोध, एक आत्मसम्मान की लड़ाई और ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ पहली बड़े पैमाने की चुनौती थी। विद्रोह की शुरुआत उस निराशा से हुई जो अप्रेसिव सट्टा कॉन्ट्रैक्ट्स, अत्यंत कम प्राइसेस, मिट्टी को नष्ट करने वाली खेती और लगातार बढ़ते कर्ज ने पैदा की थी। इसके ऊपर प्लांटर्स अपने लाठियल्स यानी हथियारबंद गुंडों द्वारा किसानों को धमकाते, पीटते और उनकी जमीन जब्त करने की कोशिश करते थे। इस हिंसा ने किसानों के भीतर गहरा आक्रोश भर दिया। जब विद्रोह शुरू हुआ तो रायट्स ने न केवल इंडिगो उगाने से इनकार कर दिया, बल्कि कई स्थानों पर उन्होंने रेंट देना भी रोक दिया। इंडिगो फैक्ट्रीज पर हमले होने लगे और प्लांटर के एजेंट्स, जिन्हें गोमस्थस कहा जाता था, उन्हें गांवों में घुसने तक नहीं दिया। कई जगहों पर गोमस्थस को ग्रामीणों द्वारा घेरकर डांटा गया, मारा गया या गांव से भगा दिया गया। इस आंदोलन की एक अनोखी विशेषता ये थी कि इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शामिल हुईं। वे लाठी लेकर रास्ते में खड़ी हो जाती, फैक्ट्री के कारिंदों को रोकती और गांव की सामूहिक रक्षा करती। गांव के मुखिया और कई जमींदार भी किसानों के साथ आ गए, क्योंकि वे प्लांटर की शक्ति से खुद भी परेशान थे। पूरे बंगाल में यह विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। जनता में यह अफवाह भी फैल गई कि इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया किसानों का साथ दे रही है, जिससे आंदोलन को और भी शक्ति मिली। इस बीच कोलकाता के कई बुद्धिजीवियों और लेखकों ने अखबारों में किसानों के पक्ष में लेख लिखे। ये किसानों के संघर्ष को नैतिक और बौद्धिक समर्थन प्रदान करता था। ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उसने प्लांटर्स की सुरक्षा के लिए सेना भेज दी, परंतु जनता का समर्थन इतना व्यापक था कि बल प्रयोग भी आंदोलन को दबा नहीं सका। अंततः सरकार को इंडिगो कमीशन 1860 बनानी पड़ी, जिसने मामले की गहराई से जांच की। कमीशन का फैसला किसानों के लिए ऐतिहासिक था। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि प्लांटर्स दोषी हैं, उनकी विधियां कोअर्सिव और अनुचित है। इंडिगो खेती किसानों के लिए लाभकारी नहीं, किसानों को भविष्य में इंडिगो उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि जिन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किए थे उन्हें पूरा करना पड़ा, लेकिन भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट से स्वतंत्रता मिल गई। इस फैसले ने बंगाल में इंडिगो प्लांटेशन को लगभग समाप्त कर दिया। ये भारत के इतिहास में पहला संगठित किसान विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश सत्ता को झुकाया और किसानों की सामूहिक शक्ति की मिसाल बनकर उभरा। इंडिगो रिवोल्ट के बाद बंगाल में इंडिगो की खेती लगभग खत्म हो गई, जिसके बाद प्लांटर्स ने अपनी गतिविधियां बिहार की ओर स्थानांतरित कर दी। लेकिन वहां भी इंडिगो की खेती लंबे समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक डाइस का आविष्कार कर लिया था। ये डाइस सस्ते थे, आसानी से बन जाते थे और प्राकृतिक इंडिगो की तुलना में अधिक स्थिर और टिकाऊ थे। इससे इंडिगो की वैश्विक मांग में भारी गिरावट आई। फिर भी कई प्लांटर्स कुछ समय तक भारत से इंडिगो निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुनाफा लगातार घटता जा रहा था। अंततः इंडिगो व्यापार ढह गया, लेकिन शोषण समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्लांटर मानसिकता अभी भी जिंदा थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 1917 का चंपारण मूवमेंट है, जहां गांधी जी ने इंडिगो किसानों की पीड़ा और दमन को देखा और अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा सत्याग्रह शुरू किया। इससे पता चलता है कि भले ही इंडिगो व्यापार तकनीकी रूप से घट गया हो, लेकिन प्लांटर का शोषणकारी व्यवहार ग्रामीण समाज में अब भी जड़ें जमाए हुए था। इस तरह नेचुरल इंडिगो का पतन केवल एक आर्थिक बदलाव नहीं था, ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अंत का संकेत भी था। भारत के ग्रामीण जीवन की कहानी हमें ये सिखाती है कि उपनिवेशवाद केवल राजनीतिक शासन नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आर्थिक पुनर्रचना थी जिसमें किसानों की मेहनत को ब्रिटिश लाभ के लिए मोड़ दिया गया। परमानेंट सेटलमेंट, महालवारी और रायतवारी जैसी रेवेन्यू सिस्टम्स देखने में तो अलग थी, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, भारत की जमीन से अधिक धन निकालकर ब्रिटेन की औद्योगिक और आर्थिक शक्तियों को मजबूत करना। किसानों की जमीन, उनकी मेहनत और उनका भविष्य इन नीतियों के बोझ तले दबता चला गया। इंडिगो जैसी कैश क्रॉप्स ने मिट्टी की उर्वरता नष्ट कर दी,
खाद्यान्न उत्पादन कम हो गया और किसान कर्ज और करों के भारी दबाव में टूटने लगे। गांवों की सामाजिक संरचना, जो कभी परंपरा और सामूहिकता पर आधारित थी, धीरे धीरे शोषण और भय के माहौल में बदल गई। लेकिन इस अंधकार के बीच किसानों की चेतना भी जागी। इंडिगो रिवोल्ट इसका सबसे जीवंत उदाहरण था, जहां किसानों ने बिना हथियार, बिना सेना और बिना राजनीतिक नेतृत्व के भी संगठित होकर अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। यह विद्रोह केवल इंडिगो के खिलाफ नहीं था, बल्कि कॉलोनियल पावर को एक स्पष्ट संदेश था कि किसान अब चुप नहीं रहेंगे। इस विद्रोह ने आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक नींव तैयार की और यह साबित किया कि भारत की स्वतंत्रता का आधार गांवों के किसानों की पीड़ा, संघर्ष और उनके साहस में छिपा हुआ था। इस प्रकार यह अध्याय हमें दिखाता है कि ब्रिटिश रूल ने भारतीय कृषि, अर्थव्यवस्था, समाज और लाखों किसानों के जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित किया, और साथ ही यह भी कि अप्रेस जनता जब एकजुट होती है तो वह इतिहास की दिशा बदल सकती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।